नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विपुल राज पे स्वागत करता हूँ विपुल एजुकेशन चैनल पर। आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भागवान जो कक्षा 11 की बुक है, इसे हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। इसको पहले मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन इसका दोबारा स्टार्ट हो रही है 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए आज इसका पहला पार्ट, जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल, वो पढ़ रहे हैं। देखो, अंग्रेजों के आगमन से पहले भी भारत में कई बार विदेशी आक्रमण यानी बहुत सारे विदेशी शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किए। उन आक्रमणों के फलस्वरूप भारत में कई प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन यानी बहुत सारे राजाओं का शासन चेंज हुआ, अन्य भी परिवर्तन हुए, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। परंतु भारत के जो आर्थिक ढांचा था उसके आक्रमण कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यानी भारत आत्मनिर्भर वैसे ही रहा, मतलब उसके रुपये पैसे पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। आत्मनिर्भर भारतीय गांव थे उस समय के, जो भारतीय गांव थे बहुत ही आत्मनिर्भर थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। मतलब खुद में वो सारी चीज़ें उगाते थे, बेचते थे और खुद आत्मनिर्भर थे। ग्रामीण उद्योग थे उस समय, परस्पर अंतर्निर्भर थे, एक दूसरे पर निर्भर ग्रामीण व्यवस्था थी। ये सब कई शताब्दियों से यहाँ चल रहा था। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन चार्ल्स मेटकॉफ अपनी इन शब्दों में करता है। यानी चार्ल्स मेटकॉफ जो अंग्रेज अधिकारी, वो कहता है कि ग्राम व्यवस्था छोटे गणतंत्र है। यानी गाँव की जो व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, मतलब अपने आप में स्वतंत्र है, जनता का शासन है। अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इन्हें अपने यहाँ प्राप्त है और विदेशी संबंधों से मुक्त है। यानी इन्हें जो भी चीज़ सही होती है वो यहीं प्राप्त है, मतलब विदेशों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है वहाँ ये अकेले जैसे अमर है। यानी जहाँ कोई चीज़ स्थायी नहीं है वहाँ ये ऐसे लग रहे थे खुद में अमर है। राजकुल लुढ़कते रहे, क्रांतियाँ होती रही। यानी राजाओं का जो शासन है वो लुढ़कता रहा, वो क्रांतियाँ होती रही। जैसे हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख क्रम से मालिक बनते रहे, लेकिन ग्राम समाज यथापूर्वक बने रहे। भारत पर अंग्रेजों की विजय इन आक्रमणों से भिन्न थी। यानी भारत पर जो अंग्रेजों मतलब शासन किया वो इन आक्रमणों और अन्य जो आक्रमण थे उनसे भिन्न थी। यह विजय उस राष्ट्र द्वारा की गई जिसने अपने देश में जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया तथा एक आधुनिक मध्यम वर्ग समाज का निर्माण किया। यानी अंग्रेजों के देश में जागीरदारी प्रथा समाप्त की थी उन्होंने, और एक मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास एक समाज का निर्माण किया। पूंजीवादी व्यवस्था की उन्नति और फैलाव की तरह ब्रिटेन ने अपने आप को आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। यानी कि वहाँ की जो व्यवस्था थी पूंजीवादी व्यवस्था थी, यानी पैसे के बल पर वो अपने आप को आधुनिक राष्ट्र बनाया। परंतु भारतीय समाज के पुरातन आर्थिक आधार को नष्ट करके उसकी जगह पूंजीवादी व्यवस्था स्थापना किए बिना ब्रिटेन अपनी पूंजीवादी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए औपनिवेशिक भारत का समुचित उपयोग नहीं कर सकता था। यानी भारत के जो पुराने आर्थिक आधार थे उनको ब्रिटेन को नष्ट करना जरूरी था, क्योंकि अगर वो नष्ट नहीं करता तो वो अपनी पूंजीवादी सोच यहाँ पर कैसे थोप पाता। भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभाव के विस्तार की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम पुरानी आर्थिक व्यवस्था के विघटन और नए आर्थिक रूपों के उदय की दिशा के लिए कदम था। यानी ब्रिटेन वाले जो भी यहाँ अपने राजनीतिक प्रभुत्व विस्तार रहे तो उससे पुरानी जो भारतीय व्यवस्था थी वो एकदम नष्ट हो रही थी और नई नई आर्थिक रूप जो दिशा है वो उभर रही थी। ये सभी कदम भारतीयों के लिए लाभ नहीं वरन ब्रिटिश लाभ के लिए प्रतिपादित किए। यानी जितने भी कदम या कानून बनाए जा रहे थे वो भारतीयों के लाभ के लिए नहीं थे और सिर्फ ब्रिटेन वालों के लाभ के लिए थे। वस्तुतः 16वीं शताब्दी में भारत धन वैभव और समृद्धि संपदा, यानी 16वीं शताब्दी की बात करें तो वहाँ पर भारत के पास काफ़ी धन वैभव और समृद्धि से संपन्न भारत था। भारत इसी समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार के लिए उत्सुक हुए थे। यानी अंग्रेज इसीलिए भारत पर आए थे। सन 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी खाली अंग्रेजों को नहीं है, ईस्ट इंडिया जितनी भी कंपनियां यहाँ आ रही थी वो सब ईस्ट इंडिया के नाम से चल रही, चाहे डच ईस्ट इंडिया हो, फ्रांस ईस्ट इंडिया हो, सब ईस्ट इंडिया थी। ये अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिसने 1600 में अधिकार पत्र दे दिया कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो। 1600 में डच जो पुर्तगालों की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाते हैं। 1664 में फ्रांस के सम्राट ने भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां पूर्वी देशों और विशेष रूप से भारत की ओर व्यापार करने लगी। कुछ समय तक इन व्यापारिक कंपनियों का उद्देश्य भारत से व्यापार करना रहा। यानी कुछ समय तक तो ये व्यापार करने का दिखावा करते रहे कि भी हम व्यापारी हैं, परंतु उन्होंने भारत की राजनीतिक फूट और अस्थिरता का लाभ उठाकर अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यानी जैसे जैसे उन्हें पता चला ये समय भारत में जो मुगलों का शासन है वो काफ़ी मतलब उसमें टूट फूट आ चुके हैं, मतलब इस लायक नहीं है कि वो शासन कर सके, तो उन्होंने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। 1757 में प्लासी की युद्ध होता है। अंग्रेजों की विजय ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना मार्ग प्रशस्त किया। 1757 में आपको पता है प्लासी का युद्ध है, जिसमें बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके बीच में युद्ध होता है, और जो उसका सेनापति होता है मीर कासिम,
उसकी वजह से वो युद्ध प्लासी का सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है, क्योंकि उस समय बंगाल सबसे बड़ी रियासत थी। सन 1764 के बक्सर का युद्ध होता है, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से मुगल सम्राट शाह आलम और बंगाल का जो नवाब होता है मीर कासिम और अवध का नवाब होता है साजुद्दौला, इनकी सेनाओं को भी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राप्त करती है। इसके बाद उनकी राजनीतिक शक्ति स्थापित होती है। गवर्नर था डलहौजी। डलहौजी कार्यकाल तक कंपनी की प्रभुसत्ता संपूर्ण रूप से भारत में स्थापित हो चुकी है। अब मुगल बादशाही सत्ता केवल नाम मात्र की रहेगी। तत्पश्चात आगामी वर्षों में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस देश के व्यापार को अपने कब्जे में लिया, यानी जो व्यापार था उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस अवधि में भारत से माल ले जाते और विदेशों में बेचते, भारत से कच्चा माल ले जाते और विदेशों में बेचते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी किसान एवं व्यापारियों से बलपूर्वक उनका माल उठा ले जाते हैं। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कर्मचारी थे और ये किसान कर्मचारी जो किसानों और व्यापारियों से माल उठा ले जाते बलपूर्वक। वे लागत मूल्य केवल 1/4 मूल्य चुकाते थे, यानी जो भी लागत मूल्य था उसका चौथा भाग उसे देते थे, जबकि अपने या अपने अधिकार में लिए माल को कई गुना कीमत में बेचते थे। यानी उनके जो अधिकार में माल है उसको दुगुने तिगुने 4 गुना कीमत बेचते थे। अंग्रेज मनमाने ढंग से स्वयं ये निर्धारित करते थे प्रति कार्य को किस प्रकार माल तैयार करें और कितनी कीमत करें। यानी अंग्रेज डिसाइड करते थे भारतीयों को कि तुम ये माल तैयार करो, इतनी कीमत पर बेचोगे। यदि कारीगर कम दाम लेने को तैयार नहीं होता था तो उसे बांध कर उसे कोड़े मार कर भगाड़ दिया जाता। यही व्यापारिक पूंजी का काल था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल निर्यातक देश बना देगा। यानी उस समय वहाँ पर औद्योगिक क्रांति मशीनों का युग आया, तो भारत को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल निर्यात करने वाला देश बना दिया। वहाँ के कारखानों में निर्मित माल को भारत की मंडियों में खपाया जाने लगा। यानी वहाँ से जो भी तैयार होता है कपड़ा, जो भी माल आता है वो भारत की यहाँ के व्यापारियों के द्वारा मतलब यहाँ बेचा जाने लगा। औद्योगिक पूंजी के इस दौर में भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में भारी चूंगी वसूली जाती थी। यानी भारत में जो भी निर्मित वस्तु थी वो ब्रिटेन में तो भारी चूंगी पे आती थी, जबकि ब्रिटिश से जो माल भारत में आता उस पर कोई चूंगी नहीं ली जाती। परिणामस्वरूप भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो एक योजना के तहत नष्ट कर दिए गए और भारत जो पूरी तरह ब्रिटिश माल पर निर्भर हो गया। लोहा गलाने के देशी उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए। उनके स्थान पर सस्ता आयातित लोहा और इस्पात बाजार में आने लगा और भारत को इंग्लैंड का एक उपनिवेश बना दिया। यानी एक तरह से भारत उपनिवेश बन गया। भारत का आर्थिक शोषण जितना अधिक ब्रिटिश शासनकाल में हुआ उतना मध्यकाल में भी नहीं हुआ था। आर्थिक दृष्टि से दोनों शासनकालों में कुछ भिन्नताएं भी थी। अधिकांश मध्यकालीन शासकों का जन्म भारत में हुआ और वे यहाँ के निवासी थे, लेकिन ब्रिटिश शासक विदेशी थे और विदेशी ही उन्होंने बने रहे। मध्यकालीन शासकों द्वारा अर्जित धन देश में निवेश किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने अपना अर्जित धन को इंग्लैंड में निवेश किया। आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास में धन निकासन के बारे में उल्लेख किया कि राजा द्वारा अपनी जनता से अधिक कर ग्रहण करना सूरज द्वारा पृथ्वी से उस पानी प्राप्त करने के समान होता है जो वर्षा के रूप में पुण्य भूमि को दिया जाता है, परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता था और वर्षा केवल इंग्लैंड में करता। समझे? मतलब राजा जब जनता से कर लेता था तो सूरज से पृथ्वी से पानी ग्रहण करता है और वर्षा के रूप में उसे दे देता है, उसी प्रकार था। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो पानी ग्रहण कर रहे थे और वर्षा अंग्रेज में इंग्लैंड में कर रहे थे। भारत जो मध्यकाल में एक समृद्ध राष्ट्र था, ब्रिटिश युग में एक निर्धन राष्ट्र हो गया। यह सत्य है कि मध्यकाल में कुछ विदेशी आक्रमणों जैसे मोहम्मद गजनवी, तैमूर, नादिर शाह ने भारत से धन संपदा लूट कर ले गई, परंतु देशवासियों ने उनके जाने के बाद अपनी परिश्रम लगन से देश की आर्थिक स्थिति ठीक कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने ऐसी आर्थिक अपनाई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था दिनों दिन जर्जर होती चली गई। प्राकृतिक संसाधनों समृद्ध भारत को अंग्रेजों ने अपनी औद्योगिक विकास की पूर्ति के लिए हर प्रकार से उन्हें इसको लूटा। बंगाल में दीवानी प्राप्त करने से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक तरफा था और भारत को बेचने के लिए इंग्लैंड के पास कुछ नहीं था, जबकि भारतीय वस्तुओं की उसे आवश्यकता थी जिसका कंपनी के लिए व्यापार लाभदायक था। इंग्लैंड का ऊनी उद्योग काफी विकसित था, यानी ऊन बहुत विकसित थी। भारत में ऊनी कपड़ों की मांग नहीं थी, मतलब यहाँ चाहिए नहीं था। इसलिए भारतीय वस्तु की आपूर्ति के लिए कंपनी को इंग्लैंड से सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं भारत लानी पड़ती थी। पहले इन धातुओं को इंग्लैंड के कुल निर्यात में बहुत अधिक हिस्सा था, परंतु 1795 के बाद ये तेजी से घटने लगा क्योंकि कंपनी का बंगाल के राजस्व पर नियंत्रण हो गया और यहाँ से भारत की जो लूट प्रारंभ हो गई और सन 1947 तक चलती रही। आज हम जो है आपको इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।